सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, पंजाब में फिर सियासी बहरान, कौन वजीर आला कौन गवर्नर, आईनी इबहाम में दावों की भरमार। सियासी बिसात पर अगली चाल, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुनहरिफ अरकान की किस्मत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन पर नजरें। डॉलर की डबल सेंचुरी, कर्जे का सवाल, दोहा में शुरू हो गए मुज़ाकरात, IMF की मानी जाएंगी शराइत या हुकूमत को मिलेगी रियायत। मुजरिमों के टोले ने मेरी टीम के अजीम काम पर पानी फेर दिया, हम 6% मुआशी नमू के हुसूल के करीब थे, इमरान खान का दावा। मुआशी आदाद शुमार में हेर फेर का दबाव, चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर जुबैर खान का हुकूमत को इनकार, ओहदे से मुस्ताफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हर दिन एक नई खबर लेकर आ रहा है और ये नई मखलूत हुकूमत के लिए मुश्किल दिन बनता चला जाता है। और आप देखिए कि एक तरफ अब पंजाब से हुकूमत निकलती नजर आ रही है और फिर लग रहा है कि तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, क्योंकि मुनहरिफ अराकीन अगर डी सीट हो जाते हैं तो उसके बाद मेजॉरिटी लग रही है कि 2 वोट्स की बर्तरी परवेज इलाही साहब को हासिल हो सकती है। वो किस तरह से, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि शेख रशीद अहमद साहब ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि इंटरव्यूज शुरू हो गए हैं, निगरान वजीर आजम के लिए इंटरव्यूज शुरू हो गए हैं और मईशतदान जो हैं वो इस सीट के लिए बड़े मौजू करार दिए जा रहे हैं। अब्दुल हफीज शेख साहब माजी में खजाना को देखते रहे, वजीर खजाना रहे और उनकी पाकिस्तान में अचानक वापसी हुई और बड़ी चहमगोइयां इस हवाले से हो रही हैं। फिर देखिए बलूचिस्तान में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी और यह देखा गया है कि आगाज जब भी कोई हुकूमत जाती है, हमने देखा कि आगाज बलूचिस्तान से होता है। नून लीग के साथ ये हुआ था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ ये हुआ और अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। इस बारे में हम बात करेंगे और IMF से मुज़ाकरात बड़े क्रूशल मुज़ाकरात हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल से दुचार है, क्योंकि अदम इस्तेहकाम इतना ज्यादा है, हुकूमत फैसले ले नहीं पा रही और पाकिस्तान की तारीख में कम ही ऐसा हुआ होगा कि कोई हुकूमत जबरदस्ती बिठाई गई हो। जबरदस्ती से मेरी मुराद यह है कि खुद नून लीग जो मेजॉरिटी पार्टी है, जिसका वजीर आजम है, जिसका वजीर आला पंजाब अब भी है, वो नहीं चाहती कि वो हुकूमत करे। और जरदारी साहब जो वो कह रहे हैं कि हिम्मत करें, आपने ये सारी जमातें 10 से ज्यादा जमातें हैं, एक एक चीज में मुशावरत हुई, सब आपको पता था, हर जगह आपके साथ थे, आपकी मुशावरत से आपकी मर्जी से फैसले हुए, आप थोड़ा हिम्मत तो करें। तो सिवाय जरदारी साहब के कोई हिम्मत नहीं बता रहा। खुद शहबाज शरीफ साहब, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ, वो हुकूमत में नहीं रहना चाहते, वो जाना चाहते हैं। तो जब कोई जबरदस्ती काम लिया जा रहा होगा तो शायद फिर यही सूरत हाल होगी। जब ये जबरदस्ती से कुर्सी पर बिठाया जा रहा है तो फिर क्या पंजाब में वजारत आला को बचाया जा सकेगा, जहां अब तक नून लीग हुकूमत नहीं बना सकी, अब तक वज़रा सामने नहीं आ सके, काबीना तश्कील नहीं पा सकी और अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मुशावरत हर तरफ से हो रही है, हत्ता कि इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुनहरिफ अराकीन के हवाले से राय सामने आई है, फैसला नहीं कहेंगे टेक्निकली, लेकिन चले फैसला भी कह दे तो इतना हर्ज नहीं है, आम फहम जुबान में कहा जा सकता है। तो बहरहाल अब उससे भी रहनुमाई ली जाएगी। तो क्या बनेगा इस हुकूमत का? डॉलर 200 रुपए क्रॉस कर गया जो हम बता रहे थे और अभी भी हुकूमत की तरफ से कोई खास इक़दामात नजर नहीं आ रहे। ग्रोथ पाकिस्तान की कम दिखाने की कोशिश हुई और चीफ इकोनॉमिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है, कहते हुए कि मैं इस तरह से झूठ, फरेब, धोखा, फ्रॉड नहीं कर सकता। तकरीबन 6% की ग्रोथ मौजूदा हुकूमत, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पता चल रहा है 5.97%, यानी तकरीबन 6% की ग्रोथ पाकिस्तान में हो रही है। मईशत इस तरह से बढ़ रही थी, लेकिन अब आगे क्या बनेगा? नजीर लगारी साहब और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, जो नंबर गेम मेरे पास इस वक्त मौजूद है उसमें वैसे तो देखा जाए, अगर मुनहरिफ अराकीन डी सीट हो जाते हैं तो 197 वोट मिले थे हमजा शहबाज साहब को जब वो वज़ीर आला बने। 25 लोग इसमें से जाएंगे, 26 बल्कि, तो 171 तादाद रह जाएगी उनके पास और 169 यानी 2 कम, 171 से 2 कम तादाद रहेगी काफ लीग और तहरीक इंसाफ यानी परवेज इलाही साहब के पास। लेकिन इसके साथ मुनहरिफ अरकान में से 2 मसीही, एजाज मसीह, हारून मसीह और 3 खवातीन अरकान बशमूल आयशा चौधरी, साजिदा यूसुफ और उज़मा कारदार की जगह तहरीक इंसाफ फौरी नए अरकान असम्बली नामजद कर देगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ये लोग स्पेशल सीट्स पे आएंगे तो फौरी। तो इस तरह तादाद हो जाएगी 174,
तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलाकर, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के पास 171 वोट रह जाएंगे। तो लगारी साहब, आप क्या देख रहे हैं अगर ये रन ऑफ की पोजीशन में हम जा रहे हैं, क्योंकि 186 तो अब कोई भी पूरे नहीं कर सकेगा। जी, आपने जो हिसाब किताब लगाया उस हिसाब से तो फिर हमजा शहबाज चले जाएंगे और उनके जाने का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। हम जो अरकान की तादाद है उसको कम कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, और ना हम इस सूरत हाल को तब्दील कर सकते हैं। सूरत हाल सामने है। कोर्ट के डिसीशन के बाद वो जो अरकान डिसीट हुए हैं या होने जा रहे हैं या होने वाले हैं या इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि नोटिफिकेशन क्या होता है और किस तरह से होता है, दोबारा वोटिंग क्या होती है, दोबारा वोटिंग के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो नई डेवलपमेंट्स को देखते हैं, बहुत दिलचस्प होंगी। सियासत में इस तरह के मौके पहली बार आ रहे हैं कि हम इन चीज़ों को इस तरह से होता हुआ देख रहे हैं, और पूरे मुल्क में एक अच्छी सूरत हाल है जो हम सहाफ़ियों के लिए अनोखी भी है, नई भी है और दिलचस्प भी है। हम दिलचस्पी से इस सूरत हाल को देख रहे हैं। लगता यही है कि शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर की दौड़ में पीछे रह जाएंगे और एक वोट की अक्सरियत से शायद चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला पर आ जाएंगे, अगर ये सब कुछ स्मूथ हुआ जी। और इसके अलावा तारीख़ में बहुत कुछ और होता रहा है, अब भी बहुत कुछ और हो भी सकता है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन होता रहा है इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत कुछ और भी हो सकता है। और भी बहुत कुछ हो सकता है। नूरुल आरफीन, क्या इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा कर सकता है को कह के जी नहीं, ये मुनहरिफ अराकीन जो हैं 26 तादाद में नहीं, इनको डी-सीट ही नहीं करना, फिर जाहिर है कि फिर अदालत जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो जाहिर है लोअर कोर्ट्स के लिए तो एक फैसले की हैसियत रखती है, तो वहां भी मामला रहेगा। यानी अदम इस्तेहकाम तो पक्का नजर आ रहा है, क्लियर कट हमें नहीं नजर आ रहा कि हमजा शहबाज साहब बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, शहबाज शरीफ साहब तो मुश्किल में हैं ही। अच्छा, हमजा शहबाज के बारे में मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमजा शहबाज नहीं तो कोई और, वो नहीं तो कोई और। यहाँ आपने जिस आदाद शुमार की हेर फेर का जिक्र किया, अगर उस पर यकीन लिया जाए, ईमान लिया जाए, तो पता ये चलता है कि हमजा शहबाज की विकेट जाने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही जैसा नाबग़ैर रोज़गार पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के ओहदे के लिए जो है वो ख़ुद ब खुद आ जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही का जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है उसे देख करके मोस्ट रीसेंट उनकी जो भी हरकत व सकनात हैं, आप उससे थोड़ी देर के लिए सरफ़ नज़र कर सकते हैं। गवर्नेंस के हवाले से वो चौधरी परवेज़ इलाही ने 1122 जैसी जो रेस्क्यू फैसिलिटी शुरू की थी, इसके अलावा पंजाब के तूल व अर्ज़ में जो गवर्नेंस के नित नए मेयारात वगैरह कायम हुए थे, जिसके बारे में आए दिन मुख्तलिफ मिसालें दी जाती हैं। शहबाज स्पीड से कुछ कम बहरहाल उनका प्रोफाइल नहीं है। इस हिसाब से ये पाकिस्तान के लिए, पंजाब वालों के लिए एक अच्छी खबर होनी चाहिए जी, क्योंकि इससे पहले पंजाब जिन मजबूत इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, मजबूत ही मत समझ लीजिएगा, जिन मजबूत हाथों में दिया गया था, उसके बाद का नतीजा आपके सामने है। एक ऐसा आदमी जो ना बात कर सकता है, जो सुमुन बुकमुन की अमली नज़ीर अमली तफसीर था, जिसे सिर्फ यस्सर कहने और सलाम साहब कहने के जुर्म में पंजाब से बदला लेने के लिए वहाँ बिठा करके रखा गया था, उससे तो यकीनन 1000 गुना बेहतर चॉइस है चौधरी परवेज़ इलाही। आपने इंट्रो में एक बात का जिक्र किया, मैं चाह रहा हूँ कि उसकी तरदीद पहले बावाज़े बुलंद करके फिर हम आगे बात करें। आपने फरमाया नून लीग नहीं चाहती कि हुकूमत करे। अच्छा, दूसरा आपने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी जो है वो हुकूमत को दिलासे दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नून लीग क्या फलाही तंजीम है, क्या समाजी काम करती है? नून लीग के जो करता धरता है, नून लीग की जो ये एक परिवार है, ये एक सियासी परिवार है जिसमें तू नहीं तो मैं और मैं नहीं तो मैं, हमेशा प्राइम मिनिस्टर, वजीर, सफ़ीर, मुशीर ये सब बनते हैं जी। ये क्या आवाम की खिदमत के लिए आते हैं? आपके ख्याल में अगर ये इनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद खिदमत ही होता तो नवाज शरीफ निकाले जाने के बाद मुझे क्यों निकाला का राग अलापते हुए पूरे पाकिस्तान में दंदनाते हुए क्यों घूम रहे थे? जीटी रोड घेर करके महीनों आसिफ नवाज शरीफ का वो बैन क्या आपने नहीं सुना? नून लीग इक़्तिदार में आई है, खुद आई है, शौक से आई है
और नून लीग क्या कोई भी सियासी जमात आपकी सियासी जद्दोजहद का मरकज महवर क्या होता है? किसी पोजीशन का, किसी मनसब का उसूल। नून लीग बड़ी कैलकुलेटेड मूव लेकर के आई है, लेकिन कैलकुलेटेड मूव लेकर के आने के बाद अब जो नून लीग ये कर रहे हैं। उसामा, एक बात मुझे भी समझ में नहीं आई है, मेरे ख्याल में उसको भी वादे होना चाहिए। ये शेख रशीद साहब ने कहा है, आपने नहीं कहा, लेकिन इंट्रो में उसका जिक्र हुआ है कि नए वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू हो रहे हैं। ज़रा हमें भी बताएं ये इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं? ये इंटरव्यू GHQ कंडक्ट कर रहा है, ये इंटरव्यू कैबिनेट डिवीज़न कंडक्ट कर रहा है, ये इंटरव्यू जो है वो कोई पार्लियामेंट के किसी ऐवान में हो रहे हैं, या ये इंटरव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट ले रही है? ये आखिर इंटरव्यू हो कहाँ रहे हैं? हमें समझ में नहीं आया है कि ये इंटरव्यू जो नए वज़ीर आज़म के लिए जा रहे हैं, शेख साहब कहते हैं कि इंटरव्यू हो रहे हैं, वो हो कहाँ रहे हैं? ये उनकी जो स्टेटमेंट है वो मेरे सामने मौजूद है। वो कह रहे हैं जी इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। बस अब जो वो कह रहे हैं हम तो वही कह सकते हैं, आगे तो फिर खुद से अंदाजे लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन उनके कहे पे आप ज्यादा सीरियस मत हो, ज्यादा सीरियस मत हो, क्योंकि उन्होंने अभी खड़े ये कहा है कि डॉलर 206 रुपए का हो चुका है। आप अभी जरा किसी से फोन करके मालूम कीजिए, डॉलर 200 रुपए का है, 6 रुपए उन्होंने इजाफी तौर पर स्टेज पे खड़े होकर के चवल मारी है। असल में उनको ज्यादा सीरियस मत लीजिए मेरे ख्याल। नहीं, आप सही कह रहे हैं आरफीन, लेकिन बाज़ औक़ात होता है 203 204, तो मेरे में भी आया है कि जब किसी आप आदमी से खरीदें यानी ओपन मार्केट में, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपको 200 रुपए में ही देगा। वो इंटर बैंक में तो चले ठीक है, लेकिन बाहर मार्केट में 2-4 रुपए ऊपर हो जाता है, इतना मामला तो आगे पीछे हो जाता है। इसके बाद से ब्लैक कह दें या जो भी आप उसको नाम दे दें, इतना लोग कर लेते हैं। लेकिन लगारी साहब ये अब जिस तरह से हम देख रहे हैं सियासी इबाहम तो मौजूद है और वो हल नहीं हो पा रहा। आरफीन ने जिस तरह से बात की कि जी बड़े शौक से आए होंगे, लेकिन फिर मरीम साहिबा ने कहा कि जी हमें 2 तिहाई सिर्फ चाहिए, ये वज़न नहीं हमें उठाना चाहिए। इसी तरह से मेजॉरिटी नून लीग की इस वक्त ऐसे नजर आ रहा है कि वो चाहती है कि चले आगे बढ़े, लेकिन जो सीनियर रहनुमा हैं बशमूल नवाज शरीफ साहब के, उनके वाज़े तौर पर ये अहकामात कह लें, स्टेटमेंट्स कह लें कि जी हम ये ना चलें, इत्तेहादी में मिलकर बोझ उठाएं। इत्तेहादी ने कह दिया जी हम उठाने को तैयार हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि वो बोझ अब उठाने की तरफ जाया जा रहा है? अभी तक हमें कुछ नजर तो नहीं आया ऐसा कि उन्होंने फैसला किया हो डॉलर को किस तरह से रोकना है, हमने IMF से मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ाने हैं, कौन सी हम शराइत मानने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क को जो माशी बहरान है इससे किस तरह निकालना है। कहा जा रहा था शायद वो कौम से खिताब भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं वो कर रहे। नहीं, असल में तो वहाँ मामला अटका हुआ है ना IMF के अंदर। अगर IMF की तरफ से आपको इस जो सेमाही की किस्त आनी है वो आ जाती है, तो फिर अदरा आप पाँव के भर खड़े हो सकेंगे, वरना बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, इसलिए कि आपके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है कि ये किस्त आपको मिल जाएगी और उसके लिए बाज़ इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जैसे आज जो है वो उन्होंने इम्पोर्ट्स, ऐसी इम्पोर्ट्स को कट किया है जो इम्पोर्ट्स उनके ख्याल में तायुशात हैं, अयाशी के लिए होती हैं, लग्जरीज़ की हैं, उनको कट करने का ऐलान किया है। कुछ और फरमाइशें भी पूरी करेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बड़ी फरमाइश कैसे पूरी करें। जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे की शर्त है वो संगीन शर्त है, और वो एक ऐसी मसला पैदा कर सकता है जिससे हुकूमत की हर चीज़ हिल कर रह जाएगी। तो अगर आ जाते हैं वो 1 अरब जो IMF से आने हैं, तो फिर सऊदी अरब की गारंटी भी आ जाएगी, फिर UAE की गारंटी भी आ जाएगी, फिर चाइना भी आपके साथ आ जाएगा, फिर सब कुछ ठीक है हो जाएगा। बाकी लोग भी इस तरह से रुके हुए हैं चूँकि आपको IMF की तरफ से कोई यकीन दहानी हासिल नहीं हुई है। अब IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, IMF अपनी शराइत भी कर रखेगा, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि शायद इस दफ़ा ये किस्त रिलीज़ हो जाएगी आपकी। अच्छा। और आप इस बड़े बहरान में नहीं फंस सकेंगे। अच्छा। आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए अल्लाह करे कि पहले ही बहरान सा एक नज़र आ रहा है, अब ये मजीद ना बढ़े, तो मामला किसी तरह तय हो जाए। हम तो चाहते हैं कुछ तो मुल्क में इस्तेहकाम नजर आए। लेकिन नूरुल आरिफीन, अभी जो इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी भी हैं, MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी, फजलुर रहमान साहब भी, और वो कहते हैं 2023 तक हमें आगे चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आप मुश्किल फैसले करें।
अब मसला मिसाल के तौर पर एमक्यूएम तो ये वाज़े तौर पर कह के गई कि जी अवाम परेशान है, महंगाई है, ये सब कुछ है। दीगर कहा जो मुनहरिफ अराकीन थे उनके मैंने इंटरव्यूज देखे कि जी ये आटे की कीमत कम कर दें, पेट्रोल की कीमत कम कर दें, तो मैं आज भी इनके साथ हूं। ये मैंने खुद स्टेटमेंट एक नहीं कई दफ़ा सुनी मुख्तलिफ लोगों की। तो जब वो बढ़ेंगी तो फिर क्या वो जवाब एक मुश्किल नहीं हो जाएगा कि जी ठीक है इनको मुश्किल फैसले करने पड़े। जब यही मुश्किल फैसले इमरान खान कर रहा था तो वो बुरा था, जब यही जवाब वो दे रहा था तो वो बुरा था कि जी इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें कीमतें बढ़ रही हैं, उस वक्त वो नाअहल था। अब ये कीमतें बढ़ाकर कैसे अहल हो जाएंगे? गंदम की कीमत बढ़ चुकी है, अभी सब्सिडी खत्म नहीं हुई तेल पर, गंदम कीमत बढ़ गई, चीनी कंट्रोल नहीं हो रही, दीगर मामला नहीं कंट्रोल हो रहे। वजीर आजम जब ये कह देगा मैं कपड़े तक बेचने को तैयार हूं, अब सोचिए कितनी खौफनाक सूरत हाल होगी। एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ एग्जीक्यूटिव किसी मुल्क का कह रहा है, एक ज़री मुल्क का, कि मैं कपड़े अपने बेच दूंगा लेकिन मैं गंदम सस्ती करूंगा, खुराक सस्ती करूंगा। वो बड़ा सीरियस, बड़ा संजीदा नजर आता है, शायद इस मामले में इतना जज्बाती नजर आता है, लेकिन बेबस है। तो अब एमक्यूएम या दीगर जो लोग छोड़कर गए थे इमरान खान को महंगाई के बहाने पर, उसके बाद उनके वोटर के पास क्या वो खुद लेकर जाएंगे, क्या जवाब लेकर जाएंगे कि जी उससे ज्यादा आपने महंगाई कर दी जाकर? अदम इस्तेहकाम की वजह से होगा ये। अच्छा, सबसे पहले तो रिकॉर्ड पे रहे कि आपने फुल टॉस खुद दिए, एमक्यूएम का सवाल आपने खुद मुझसे पूछा है। अच्छा चले नहीं, चले मेरे से गलती हो गई, अब इसको आप ऐसा ना करें। इसलिए मैं अपनी राय में आजाद हूं। नहीं, आप सिंगल या डबल, इस पर सिंगल या डबल कर दिया, छक्का नहीं लगाना प्लीज। नहीं, फुल टॉस पे सवाल हो गया, अब जवाब आना चाहिए। नहीं, देखिए इतना तो सवाल हो गया ना। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया। आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि जी वो कपड़े बेच करके भी और गंदम जो है वो आटा जो है लोगों को पहुंचाएंगे। मैं यहाँ इमरान खान साहब का वो बयान, वो जो उन्होंने हज़राए तफन्नुन कहा था, कोट करूंगा कि शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना बेचना, क्योंकि बड़ा फिर मामलात इधर उधर हो जाएंगे। एमक्यूएम वाली बात आपने की, लॉजिकली इखलाकी बुनियादों पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एमक्यूएम अपने वोटर्स सपोर्टर्स को क्या मुँह दिखाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताते हुए बड़ी मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि ये एमक्यूएम अरसा न जाने कितने से अपने इन्हीं वोटर्स सपोर्टर्स को यही मुंह दिखाती रही है। कभी महाजरिज्म का कार्ड दे करके, कभी पीपल्स पार्टी से आज़ादी के नाम पर। थोड़े दिनों पहले इमरान खान साहब के बुरे होने से थोड़े दिनों पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो जिहाद हो रहा था, उस पर मैंने अपने प्रोग्राम में तफसीली एक कंपैरिजन एनालिसिस दिया था एमक्यूएम के रहनुमाओं का अबाउट सिंधी वडेराज और सिंध के जागीरदार और कराची के जो है वो हुकूक को गस्ब करने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बारे में। और उसके बाद अब आप इनकी गाड़ी छनते हुए भी देख रहे हैं। इनके वोटर सपोर्टर्स की अगर आप जहां तक बात कर रहे हैं, वोटर सपोर्टर्स को तो महंगाई, माशी बहरान इसने परेशान किया हुआ है। उनको तो आटे की लाइन में लगा रखा है, उनको एटीएम की लाइन में ख्वार किया हुआ है, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, कराची में सड़क नहीं है चलने के लिए और भुट्टो वालों का सफर जारी हो सारी। उनको तो पीपल्स पार्टी ने वहां ठीक ठाक इंगेज किया हुआ है, तो उनको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, वो सवाल नहीं कर सकेंगे। आपके ख्याल में क्या इखलाकी बुनियादों पर एमक्यूएम को ये दोनों वजारतें मिली? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान क्यों बुरा था, वहां पर भी तो आपको 2 वजारतें मिली हुई थी। अगर ये सिर्फ 2 वजारतों की ही बात थी, इमरान खान के दौर में भी ये सारे फैसले हो सकते थे। अभी आप देखिए कि क्या शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी उनको कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी एक्सेट्रा वो उनको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सरप्राइज है वो ये कि वो आदमी के जिसकी स्पीड की बातें की जाती थी, जिसके बारे में उसकी एडमिनिस्ट्रेटरशिप के गाने गाए जाते थे, मैं उसका रिलेक्टेंस, उसका सबब तलाश नहीं कर पा रहा हूं। उसका सबब कोई अगर समझ पाए तो मुझे भी बताया कि वो वजीर आजम, उन्होंने अभी तक पब्लिक को अपने दर्शन क्यों नहीं दिए, उन्होंने अवाम से एक टाकरा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं बताया कि इमरान खान हकीकी बुनियादों में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, इस नाव को जिसे वो डूबती करार दे रहे हैं, छोड़ के गए थे। और अब शहबाज शरीफ के पास ऐसा क्या लीडर सिंह है जिसे देख करके वो पाकिस्तान को एक सुपर पावर बनाने के लिए जा रहे हैं। नूर आरफीन, आप मुझे नहीं लगता ज्यादा मुताला करते हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान के तमाम अखबारात में हाफ पेज के इश्तिहार और टेलीविजन पर भी इश्तिहार मौजूद हैं, तो लगारी साहब वो तो दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह कारकर्दगी दिखाई थी और अब हम बदलेंगे और कौम अपने मुजरिम जानती है। पूरी उन्होंने कैंपेन चलाई है
क्या ये काफ़ी होगी लगारी साहब आपकी नज़र में? शहबाज शरीफ साहब अगर हौसला करें मुश्किल फैसले करके, क्योंकि खौफ जो नूर आरफीन बात कर रहे हैं वो खौफ ये है कि वोटर हमारा परेशान हो जाएगा कि हमने नारा महंगाई मुकाओ का लगाया था और हमें आते ही महंगाई करनी पड़ गई और हम 1-1.5 साल में कुछ ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो महंगाई का इंपैक्ट होगा, जो आज फैसले लेने हैं उसके रात असरात आना 3 से 6 माह बाद प्रॉपर तरीके से शुरू होंगे और उनको रिवर्स करने में तो आपको कई साल लगते हैं। तो इसलिए वो शायद फैसले लेना चाह रहे हैं और गुमगू की कैफियत है। तो वो अब पिछली 5 साल की कारकर्दगी जो दिखा रहे हैं लगारी साहब इश्तिहारात में, अखबारात में, अब लोग सवाल करें कि अगर खजाने में पैसे नहीं है तो ये आप क्या कर रहे हैं, लग्जरी आइटम्स आप बंद कर रहे हैं तो फिर आप ये क्या काम कर रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। तो ये इश्तिहारात देने से क्या वो लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकेंगे, हिमायत अपनी तरफ कर सकेंगे कि हमें मुश्किल फैसले इसलिए लेने पड़े वरना हम बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते? नहीं, इश्तिहार तो जब भी चलाए जाते हैं वो तो बस फॉर्मेलिटी होती है और मीडिया के कुछ दोस्त होते हैं जिनको बताया जाता है कि भी हम इश्तिहार भी चला रहे हैं और कारकर्दगी के इश्तिहारात पर ना आवाम मुतासर होते हैं, ना आवाम उस पर वोट देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि बाज़ ऐसे इक़दामात कर सकते थे वज़ीर आज़म जिनके करने से आवाम की तवज्जो उस तरफ जा सकती थी, 100% जा सकती थी। मैं अब भी कहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा चांस मिस किया हुआ है और उन्होंने उस चांस नहीं लिया है कि वो मास्टर्स के पास जाएं और वहाँ जाएं जहाँ दर्द है, जहाँ दुख है, जहाँ भूख है, जहाँ अफलास है, जहाँ हैज़ा है, जहाँ लोग मर रहे हैं, वो पीरकोह में लोग मर रहे हैं, बिजनौट में लोग मर रहे हैं, चोलिस्तान में लोग मर रहे हैं, जगह जगह पर थरपारकर में लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है, हमारे ये जो पहाड़ी इलाका है इसमें ज़िंदगी मुश्किल है, डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में पानी की दस्तयाबी नहीं है। ये वहाँ जा सकते थे, पूरी मीडिया को पूरी तवज्जो एक तरफ दूसरी तरफ ले जा सकते थे कि मैं जहाँ लोगों को दुख है, जहाँ लोगों का मसला है, जहाँ लोगों को प्यास है, जहाँ उनके पास पानी नहीं है, जहाँ अनाज नहीं है, बिल्कुल लेकर जाते। ये नजर आता है, मैं कहता हूँ टैंकर चला रहे होते, आज तक वो वोटें चल रही होती। जी लगारी साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुज़ाकरात क्या कामयाब हो सकेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है वरना आलमी मालियाती इदारों का एतबार पाकिस्तान से जाता रहेगा। अभी भी माशी तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, बैनुल-अक़वामी स्तर पर पाकिस्तान की मईशत को कुछ अच्छा नहीं समझा जा रहा कि किस तरफ ये जा रही है। तो हुकूमत इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, फैसले इसको लेने पड़ेंगे अगर इसने रहना है तो। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।